हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, ठीक है, उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये पावर शेयरिंग होता क्या है और ये कैसे शेयर किया जाता है पावर को, इसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या कहता है? ओवरव्यू कहता है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। यानी इस चैप्टर के ज़रिए हमने जो पिछले साल शुरू किया था डेमोक्रेसी की यात्रा को, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले साल हमने डेमोक्रेसी की यात्रा शुरू किया था ना, यानी क्लास 9th में पॉलिटी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसी को हम इस चैप्टर के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हमने पिछले साल क्या नोट किया था कि डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में सभी पावर यानी ऑल पावर जो है किसी भी एक ऑर्गन यानी कि जो गवर्नमेंट होता है उसके किसी भी एक ऑर्गन के पास पूरा पावर नहीं होता। यही है लोकतंत्र डेमोक्रेसी की, किसी भी एक इंसान के पास, किसी भी एक ऑर्गन के पास गवर्नमेंट के सारे पावर नहीं होते। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। यानी कि सत्ता का जो बंटवारा होता है ना, ये लोकतंत्र की जो संरचना है उसके लिए जानते हैं ज़रूरी क्या है? जो विधायिका है, हमारा विधायिका यानी कि जो संसद होती है वो, और कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना, इन तीनों के बीच जो सत्ता है उसका बुद्धिमानी पूर्ण बंटवारा बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए। तो वही कहा है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, यानी एक बुद्धिमानी पूर्ण पावर का बंटवारा अमंग किसके बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे लोकतंत्र की संरचना के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, in this and the next 2 chapter we carry this idea of power sharing forward। यानी इस चैप्टर में और आगे के 2 चैप्टर में हम जो है पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, विचार है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, यानी कि हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कि बेल्जियम एक देश है और श्रीलंका भी एक देश है, तो इन दोनों देशों के बारे में कुछ जानकारियाँ लेके समझ लीजिए, आगे चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसको लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। यानी जो ये दोनों कहानियाँ हैं, ठीक है, ये दोनों जो कहानियाँ हैं ना, ये हमें बताएंगी कि डेमोक्रेसी में जो डिमांड होती है ना पावर शेयरिंग की, उसको किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, संभाला जाता है। ठीक है, यानी कि बेल्जियम की एक कहानी है और एक श्रीलंका की कहानी है इस चैप्टर में। ये दोनों कहानी हमको ये बताएंगी कि जो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जो डिमांड होती है ना, उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है, द story revealed some general conclusion about the need for power sharing। यानी कि इन घटनाओं जो मतलब ये जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें, तो वही दिया है कि इन घटनाओं से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के जो बंटवारा होता है ना, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। हम दोनों जब पढ़ेंगे तो हमको ये समझने में आसानी होगी कि सत्ता के बंटवारा जो है यानी पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapter। यानी कि इसमें हम जो सत्ता यानी पावर शेयरिंग जो है, हम उसके उन फॉर्म के बारे में बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में यानी 2 चैप्टर में हम करेंगे या की गई है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम सत्ता के बंटवारे का जो ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इस सत्ता के बंटवारे को उस रूप पर बातचीत करेंगे इस अध्याय में, जिससे हमें अगले 2 चैप्टर जो है उसको समझने में, उसको चर्चा करने में मदद मिलेगी। ठीक है,
तो ये था ओवरव्यू। अब इसका देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्या दिया हुआ है। सब लोग अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए और देखिए सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है ब्लू कलर का हेडिंग से बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, इसको सब लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पिंक जो हल्का सा एक हेडिंग, एक लड़की खड़ी है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है, उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है। उस पर लिखा है आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, यानी कि मेरे दिमाग में सीधा समीकरण यह है, मेरे दिमाग में सीधा समीकरण है, क्या है, पावर शेयरिंग पावर डिवाइडिंग पावर, यानी कि सत्ता का टुकड़े करना और सत्ता को बांटना। वीकनिंग द कंट्री, यानी कि सत्ता के टुकड़े करना बांटना क्या करता है, देश को कमज़ोर करना है। वीकनिंग द कंट्री। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, ठीक है, हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, है ना। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा करना, पावर शेयर करना, यानी कि देश के टुकड़े करना। इसका एक मतलब इसका एक थॉट है यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं कि हम इस चीज़ से शुरुआत क्यों कर रहे हैं कि सत्ता को बंटवारा करना यानी कि देश के टुकड़े करना। तो हम इस तरह की बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, तो उसको हम समझते हैं। अभी पूरा चैप्टर पढ़ने पे खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह की बात से हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं। चलिए देखिए पाते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो स्मॉलर एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका, वो हमारे हरियाणा, जो हमारे देश में जो हरियाणा राज्य है ना, स्टेट है, उससे भी मतलब इसकी सीमाएं जो है मतलब उससे भी छोटा है ये, हरियाणा से भी। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, यानी इसकी जो सीमा है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है, बेल्जियम के बारे में। आगे देखिए, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की जो आबादी है उससे करीब आधी, यानी कि तकरीबन हरियाणा की आबादी कितनी है, 2 करोड़, तो उससे 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा की जो आबादी उससे आधी है। ठीक है, बेल्जियम की आबादी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो जातीय बुनावट है इस छोटे से देश में, समाज की जो जातीय बुनावट है बहुत जटिल है ना। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, यानी कि इसका जो आबादी का देश का जो कितना 59% जो आबादी है, जो हिस्सा है, वो फ्लेमिश के इलाके में रहता है और डच बोलता है। ठीक है, अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, यानी कि इसकी जो बाकी शेष 40% की आबादी है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच बोलती है। यानी कि 59% की जो आबादी है वो फ्लेमिश एरिया में रहती है और डच बोलती है, और 40% की जो आबादी है वो वेलोनिया रीजन यानी क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, यानी कि बाकी जो 1% के जो बेल्जियन है वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, यानी कि राजधानी जो ब्रुसेल है, यानी कि ब्रुसेल राजधानी बेल्जियम की है, वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, और जबकि पूरे देश में 59% लोग डच बोलते हैं और केवल 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन राजधानी जो है वहाँ पे इसका उल्टा है, वहाँ पे डच बोलने वाले कितने हैं, 20% है, और फ्रेंच बोलने वाले 80% है। ठीक है, आगे देखिए। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 40% है, और डच बोलने वाले 59%, तो उनके मुकाबले में ये तो मतलब जैसे अल्पसंख्यक ही हो गए। तो यानी कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं, मतलब तुलना करने, अगर उनसे तुलना करेंगे तो
उनसे जो है कि ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। यानी कि बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। मतलब इस स्थिति की नाराज़गी थी कि वो 40% है, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, पैसे वाले भी हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, और हम लोग 59% हैं और हम लोग पीछे हैं। तो बहुत ज़्यादा बाद में मतलब इस बात से उनको नाराज़गी थी। ठीक है, दिस लेड to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। ठीक है, यानी कि इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले जो कम्युनिटी है यानी समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, आगे देखिए। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्वेट इन ब्रसेल। यानी कि इन दोनों समुदायों के जो टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ पे था? ब्रसेल में, क्योंकि ब्रसेल में उल्टा था। पूरे डच बोलने वाले जो कि 49% जो थे वो तो वहाँ पे ब्रसेल में 20% ही थे, और 40% बोलने वाले यानी कि जो फ्रेंच बोलते थे वो ब्रसेल में 80% थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इन लोगों के बीच टकराव था। आगे देखते हैं। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। यानी कि ब्रसेल में जो है एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम समस्या थी, एक विशेष तरह की समस्या थी। ब्रसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। आगे देखिए। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। यानी कि जो डच बोलने वाले लोग थे, है ना, वो जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा थे, लेकिन कैपिटल यानी ब्रसेल में सबसे कम थे। यहाँ पे 20% ही थे और पूरे देश में 59% थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा ही सेम स्थिति को हम किसी दूसरे देश में देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। आइलैंड का मतलब द्वीप होता है, तो एक आइलैंड नेशन है, द्वीप है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कि जो तमिलनाडु का दक्षिणी तट है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देखिए मैप में देखेंगे श्रीलंका जो है तमिलनाडु पड़ता है, चेन्नई नीचे पूरा तमिलनाडु है, उसकी राजधानी चेन्नई है। तो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर ये श्रीलंका है। ठीक है, आप देखिए क्या है आगे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। ठीक है, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यानी कि इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। कितने जैसे? सेम हरियाणा की तरह। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यानी कि एशिया के जो अन्य देश हैं वहाँ पे भी अलग तरह के समूह रहते हैं ना, तो एशिया के जो अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। जैसे भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में देख लीजिए, और ऊपर म्यांमार में देख लीजिए। तो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग परंपराओं के रहते हैं ना, तो उसी तरह की श्रीलंका में भी सिचुएशन है। आगे देखिए। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर 74%। यानी कि जो प्रमुख जो सामाजिक समूह यानी सिंहाला बोलने वालों की जो परसेंटेज कितनी है? 74%। मेजर सोशल ग्रुप जो मुख्य सामाजिक ग्रुप है, समूह है, आर द सिन्हाला। वो कौन है? सिंहाला है, जो सिंहाला बोलने वाले हैं, उनकी आबादी 74% है। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और तमिल बोलने वाले कितने हैं? 18%। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। यानी कि तमिल के बीच में भी 2 उप समूह भी हैं। ठीक है, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन एंड
देखिए मतलब जैसे तमिल बोलने वाले जो जिनकी आबादी कुल कितना है 18%। तमिलों में दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के समूह, यानी कि जो श्रीलंकाई मूल के समूह है, एक श्रीलंका में के मूल के समूह हैं तमिल जो 13% की आबादी है, और दूसरा है एक इंडियन जो कि वहाँ पे तमिल बोलते हैं 13%। द रेस्ट होल फॉर द कैम फ्रॉम इंडिया प्ले, मतलब जैसे भारत से कुछ लोग वहाँ पे गए तमिलियन, वहाँ से जाके श्रीलंका में बसे हैं, तो बाकी जो 13% है और बाकी जो 5% है वो तमिलियन क्या है, इंडिया से गए। जैसे देखिए द रेस्ट हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडियाज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जिनके पिता जो हैं भारत से आए थे यहाँ पे काम वाम के लिए, काम के चक्कर में यहाँ पर रह गए। तो 5% की आबादी इंडियन तमिलियन की है, यानी कि हमारे तमिलनाडु के रहने वाले कुछ लोग हैं तमिल बोलते हैं, तो वो इंडियन तमिलियन है। तो वहाँ पे जो 18% तमिल बोलने वाले भाषा है उसमें 13% जो है वहीं के तमिल भाषा वाले हैं, और 5% जो है इंडिया से गए हुए यहाँ से, तो उनकी आबादी है 5% की। ठीक है, आगे देखिए कॉलोनियल और कॉल्ड इंडियन तमिल्स, यानी कि उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, यानी मैप में आप देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि उत्तर में और पूरब में, देश के पूरब में और उत्तर में, जैसे देखिए ना पूरा लाल लाल जो दिख रहा है, उत्तर की तरफ देखिए और पूरब की तरफ देखिए, तो यहीं पे हैं कौन है, जो तमिलियन है। ठीक है, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो श्रीलंकन तमिलियन है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ में और ईस्ट में। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, यानी कि जो ज़्यादातर सिन्हाना बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज आर मुस्लिम, और उनमें से बहुत सारे जो तमिल हैं उसमें हिंदू हैं तमिल और मुस्लिम तमिल हैं। ठीक है, एंड आगे देखिए देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, यानी कि उस देश में 7% क्रिश्चियन है जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि इस स्थिति में क्या हो सकता था। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, आगे देखते हैं इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, यानी कि बेल्जियम में डच भाषी जो लोग हैं अपनी बड़ी संख्या के बल पे फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा वाले जो लोग हैं उन पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे ना पूरे देश में। यानी कि हम अगर 10 लोग हैं और सामने वाला 3 लोग है, 2 लोग हैं, तो हम जैसा चाहेंगे उसको वैसा करना पड़ेगा, है ना। यही है मेजॉरिटेरियन, यानी कि बहुसंख्यकवाद। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता था, वही कह रहा है कि अगर मतलब जो डच बोलने वाले 59% है वो बेल्जियम में, जो जर्मन बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उन पर अपनी भाषा थोप सकते थे, अपनी चीज़ों को थोप सकते थे, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन था, डच बोलने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। ठीक है, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, यानी कि अगर जो बहुसंख्यकवाद हैं, बहुत लोग हैं, वो अपनी इच्छाओं को अपने दूसरे कम्युनिटी पर थोपेंगे तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच में टकराव बढ़ेगा। ठीक है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि इससे जो संभव था, इससे क्या होता कि इससे देश में जो मतलब देश बढ़ जाता, मतलब जब लड़ाई होता तो इससे क्या होता, इससे देश बढ़ जाता। आगे देखते क्या आते हैं, वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, इससे क्या होता है कि देश बढ़ जाता, एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स, यानी कि जो दोनों पक्ष थे
यानी कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, वो दोनों क्या करते हैं, जो राजधानी ब्रसेल था, दोनों उस पर अपना अपना धावा ठोकते। जब दोनों टकराव होता, वो कहता मेरा है ये ब्रसेल राजधानी, वो कहता ये मेरा है। ठीक है, आगे देखिए। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। ठीक है, श्रीलंका में जो सिन्हाला बोलने वाले आबादी की जो बहुमत थी, है ना, ज़्यादा बहुमत थी सिन्हाला बोलने में 74%, वे लोग मुल्क में जो है अपनी मनमानी चला सकते थे मेजोरिटेरियन के दम पे, और कुछ भी करते हैं। मतलब उनकी मेजोरिटी है वो 74% है, बाकी जो 26% है वो चाहे तमिलियन हो, इंडियन तमिलियन, यहाँ के तमिलियन हो, कुछ भी बोलने वाले हो, डजेंट मैटर, वो अपने मन के करते हैं, उनको करना पड़ता मजबूरी में। तो मतलब ये मेजोरिटेरियन होता है, इसके बारे में मतलब कह रहा है ये। आगे देखिए। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्री। मतलब आइए हम देखते हैं कि असल में इन दोनों देशों में हुआ क्या है। ये तो जो क्वेश्चन उठा रहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर जिसके पास मेजोरिटेरी पावर है लैंग्वेज के दम पे या किसी भी कास्ट या रिलीजन के बेस पर, तो वो अपने जो मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी है, उसके ऊपर क्या क्या कर सकता था, ये तो इसने बताया अपने तरफ से। अब कह रहा है कि आइए अब हम देखते हैं दोनों देशों में एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, यानी कि श्रीलंका ने 1948 में खुद को यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, है ना, इमर्ज किया, यानी कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority, यानी कि जो सिंहाला समुदाय के जो नेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या यानी कि अपनी संख्या के बल पर क्या किया, शासन पर प्रभुत्व यानी कि पावर, शासन पर अपना एक डोमिनेंस जमाना चाहा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा परसेंटेज में थे। आगे देखिए। बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि अपने किसके दम पे, बहुसंख्यकवाद के दम पे। ठीक है। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी कि इसके वजह से क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो निर्वाचित सरकार हुई, यानी कि लोकतंत्र में जो सरकार चुन के आई, उसने क्या किया कि सिन्हाला समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए, यानी कि उनकी प्रभुता कायम करने के लिए क्या किया, बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए, यानी कि जिससे बहुसंख्यकवाद जो है, यानी सिन्हाला बोलने वाले खुश हो जाए, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो चीज़, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से कदम उठाए। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। इन 1956 एन एक्ट वॉज passed to recognize Sinhala as the only official language। सोचिए 1956 में इन्होंने कानून बना दिया कि जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिन्हाला को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। डिसगार्डिंग तमिल, यानी कि तमिल भाषा को नज़रअंदाज करके 1956 में श्रीलंका में पास हुआ एक एक्ट, जिसने सिन्हाला जो भाषा है उसको, जो कि कानून तौर पर उसको राजभाषा यानी कि कामकाज करने का जो भाषा था उसको घोषित कर दिया। और किसको दरकिनार कर दिया, 26%, जिसमें तमिलियंस थे, इंडियन तमिलियंस थे और श्रीलंकन तमिलियंस थे, और वहाँ पे जो कि क्रिश्चियन थे, मतलब इन सब को दरकिनार किया 26% को, और 74% के मन की बात आगे बढ़ाया, ताकि ये लोग, क्योंकि देखिए मेजोरिटेरियन में यानी कि वोट चाहिए आपको, तो आपको अगर 100 लोग हैं तो उनमें से आपको 51 लोगों का वोट चाहिए। तो मेजोरिटेरियनिज्म का किसी का मतलब, अगर आपको सत्ता में रहना है और बहुसंख्यकवाद को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाता है। आप कुछ काम करें या ना करें, आप जो ज़्यादा परसेंटेज के लोग हैं बस उनको कुछ ऐसे बातों से अपनी
ऐसे नारों से लोक लुभावन चीज़ों से उनको अपने तरफ खींच लें, उनको अपना दीवाना बना लें और आसानी से आप सत्ता में बने रह सकते हैं। ये है मेजोरिटेनिज़म, यानी कि बहुसंख्यकवाद। आप काम करें, भले ही सत्ता में आप काम करने के लिए आते हैं और काम करने का आप काम बोलेंगे भी, लेकिन आप काम करें या न करें आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि आप जो है जो कम लोग हैं उनसे खतरा दिखा देंगे आप बहुसंख्यकवाद लोगों को, तो उनको लगेगा कि ये हमारा नेता है, और इससे क्या होगा कि वो आपको अपना नेता समझेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। किससे डर के? कुछ लोगों से। यही होता है बहुसंख्यकवाद की राजनीति। आगे देखिए, यानी कि ये एक्ट पास कर लिया इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को राजभाषा के रूप में 1956 में। किसको दरकिनार करके? तमिलियंस को। आगे देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि जो यूनिवर्सिटी थी और जो गवर्नमेंट जॉब थे उसमें सिन्हाला लोगों को प्राथमिकता देने की नीति चल गई। यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है और जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो सिन्हाला लोगों हैं, सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई कि पहले इनको जॉब मिलेगा, इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो ये सब मतलब किया जाने लगा। आगे देखिए, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। यानी कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी जो बौद्ध धर्म है, मत है, उसको संरक्षण करेगी और उसको बढ़ावा देगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इसी को कहते हैं कि किसी मतलब दो धर्म के लोग हैं और आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपने ओथ लिया है कि हम सबका हमारे लिए, क्योंकि जैसे देखिए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक फादर है, उसके 10 बेटे हैं, तो उसकी नज़र में सब बराबर होंगे, चाहे तो कोई एक काला हो, एक गोरा हो, एक नाटा हो, एक लंगड़ा हो, एक लूला हो, एक अंधा हो, एक बहरा हो, कोई कैसा भी हो। गवर्नमेंट की नज़र में क्या होगा? सब जैसे पापा होते हैं तो उनकी नज़र में सब बच्चे बराबर होंगे। लेकिन अगर वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहेगा तो वो 2-3 बच्चे जो थोड़ा सा वीक हैं या 2-3 बच्चे तो थोड़ा अच्छे हैं उनको एक तरफ लेगा और 7 बच्चों को एक तरफ लेगा और उनको इनका डर दिखाएगा, देखो ये लोग तुम्हारा हक ले लेंगे, ये तुम्हारा ये कर लेंगे। उनकी नज़र में क्या करेगा? नफ़रत बोएगा। जब नफ़रत बोएगा तो 7 लोग इसकी तरफ आ जाएंगे, तो ये इसके लिए कुछ करे या ना करे, इनके हिस्से का पैसा चाहे वो खा के डकार जाए, ये लोग उससे पूछेंगे नहीं कि उसको लगेगा कि ये हमारा साथ दे रहे हैं, बट एक्चुअल में उसको अंदर से खोखला करते हैं। यही होता है बहुसंख्यकवाद जो कि श्रीलंका में हुआ था। आगे देखिए, तो मतलब इन लोगों ने बुद्ध धर्म को अब आगे बढ़ाने का जो है संरक्षण और आगे बढ़ावा दिया। ठीक है, प्रोटेक्ट किया और इसको आगे बढ़ावा। ऑल दीज गवर्नमेंट्स measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। यानी एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई जो तमिल है ना उनकी नाराज़गी और शासन को लेकर उनके मतलब उनके अंदर ना एक बेगानापन जैसा बढ़ा दिया कि मतलब देख रहे गवर्नमेंट जो है अब सिन्हाला लैंग्वेज को आगे बढ़ा रही है, बुद्ध धर्म वो लोग फॉलो करते हैं उसको आगे संरक्षण करिए बढ़ावा दे रही है, उन्हीं लोगों को जॉब दे रही है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। तो इनसे क्या हुआ? इनको लगा कि यार हमारे साथ तो बहुत बेगानापन हो रहा है और शासन से इनकी नाराज़गी, जाहिर सी बात है नाराज़गी बढ़ेगी। अभी आप खुद इंडिविजुअली आप सोचिए कि आप जिस कम्युनिटी के हैं या जिस धर्म के हैं आप, और उसके अलावा दूसरी कम्युनिटी या दूसरे धर्म के लोग को कोई भी आपने लीडर चुना अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में, और वो जो है वो इस बात को ध्यान कर रहा है कि हमारे देश में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं या कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा हैं किस एरिया में, तो उन पर फोकस करके वो दूसरे कास्ट वालों को आपस में लड़ा रहा है। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी लीडर वह होता है जो आपस में किसी को लड़ाता नहीं, आपस में भाईचारा बना के रखता है। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की करने के लिए पहले देश में शांति और आपस में भाईचारा होगा, तभी जाके देश तरक्की आपका करेगा। किसी भी घर को आप कभी भी आप खुद सोच लीजिए, आपके घर में रोज़ लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, तो कभी भी वो घर तरक्की करेगा या नहीं? अगर आप खुद सोच लीजिए वो तरक्की करेगा या नहीं। अगर तरक्की करेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। अगर वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा, जहाँ पे भाई भाई आपस में लड़ रहे, तो हमारा देश भी तरक्की नहीं करेगा।
तो मेजोरिटेरियन यही होता है, वो दूसरे कास्ट को, दूसरे धर्म को या दूसरे संप्रदाय के लोगों को जो आपके पास मेजोरिटी लोग होते हैं यानी कि बहुसंख्यक लोग होते हैं, उनको उनका डर दिखाता है, उनको आपस में लड़ाता है और मेजोरिटी का पक्ष लेता है। क्योंकि मेजोरिटी का पक्ष लेना आसान है ना, वो तो 8 को वोट दे ही देगा, आप तो जीत ही जाओगे, आप कुछ काम करो या नहीं करो। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे फैसले आए तो क्या हुआ कि जो तमिलियंस थे उनको अंदर जाहिर सी बात बेगानापन आएगा, सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, ना तो हमारे भाषा को, हमारे लैंग्वेज को संरक्षण कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है, या ना तो हमको आगे बढ़ा रहा है, वो सब कुछ सिंघाला लोगों के लिए कर जा रहा है। तो उनसे जाहिर सी बात है उनको आगे वो तकलीफ़ तो होगी। आगे देखिए, अच्छा, दे फेल्ड द नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स was sensitive to the Dutch community their language and culture। यानी कि उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्म के जो सिंघाला लोग हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे ना, तो उनके जो लीडरशिप है, जो उनके नेतृत्व वाली सरकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। यानी कि जितने भी जो नेता हैं जो सिन्हाला हैं वो जो है तमिलियन को लेकर असंवेदनशील हैं। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज थे, लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर, जिनका लीडर जो है बुद्धिस्ट सिन्हाला थे, वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि उनकी कल्चर को और उनके लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील थे। ठीक है, उन्हें आगे देखिए, दे फेल्ट दैट द Constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest। यानी उनको क्या लगा, उनको लगा कि संविधान और जो सरकारी नीतियां हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, संविधान और सरकारी नीतियां हैं, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि उन्हें समान राजनीतिक जो अधिकार हैं उनसे वंचित कर रही हैं। डिनाइड, वंचित कर रही हैं क्या, इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी समान राजनीतिक अधिकार उनसे वंचित कर रही हैं। नौकरियों में और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, यानी नौकरियों में, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, यानी कि उनके नौकरियों में, उनके फ़ायदे की चीज़ों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके जो हित हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, यानी कि उनके इंटरेस्ट को इग्नोर देयर इंटरेस्ट, यानी कि उनके जो हित हैं, इंटरेस्ट है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आया है result the relation between Sinhala and Tamil communities strained over time। जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो दोनों कम्युनिटी के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी गांव में किसी भी शहर में, मतलब एक कम्युनिटी वाले या एक जाति के लोग या एक धर्म के लोग, उनको ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटी मिलने लगता है तो दूसरे वालों को चिढ़ाते भी हैं ना। तो इसका देखिए वही हुआ, रिजल्ट क्या निकला, द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, यानी कि सिंघाला और तमिल बोलने वाले समुदाय के बीच में मतलब जो रिश्ते थे वो स्ट्रेन यानी कि बिगड़ते चले गए, है ना। आगे देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job। अब देखिए क्या हुआ आगे हुआ कि श्रीलंकाई जो तमिल थे ना, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, ठीक है, और उसमें तमिल को जो राजभाषा बनाना और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। They recognized the existence the श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टी, उन्होंने अपना पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द, और संघर्ष किया किसके लिए, द रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि तमिल को एक ऑफिशियल यानी कि लैंग्वेज ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी, यानी क्षेत्र के जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है उसको लिए और बराबरी के लिए,
ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि जो एजुकेशन था और जॉब था उसमें जो है बराबरी के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उसकी मांग की। ठीक है, आगे देखिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड, यानी उनकी जो तमिलों की आबादी के अलावे की स्वायत्तता थी उनके मांग को लेकर उनकी जो मांग थी उनको नकारा गया, बार बार नकारा गया। ठीक है, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलन स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, यानी कि 1980 के जो दशक है वहाँ पे उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है वहाँ पे स्वतंत्र तमिल ईलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, है ना। जो उत्तर, जहाँ पे श्रीलंका की जो आबादी है उत्तर में है और पूर्व में है ना, तो वहाँ पे 1980 के जो दशक था वहाँ पे जो है उत्तर पूर्व में श्रीलंका में अलग तमिल ईलम यानी अलग तमिलों की अलग सरकार, क्योंकि भाई जब इनकी जो सरकार थी उनमें सिन्हाला लोग ज़्यादा थे, तो सारी सुनवाई, जॉब्स है, एजुकेशन, हर एक चीज़ में सिन्हाला लोगों की ज़्यादातर बात ही मानी जाती थी, उनका सुना जाता था, उनको देखा जाता था। तो इन लोगों ने कहा कि अब हमें यहाँ पे अलग एक तमिलियन सरकार बनाने की डिमांड इन्होंने 1980 में किया। ठीक है, और इसके लिए जो है बहुत से राजनीतिक संगठन बने। आगे देखिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी श्रीलंका में जो है दो समुदायों के बीच में जो पारस्परिक अविश्वास था वो क्या हुआ, बहुत बड़े टकराव का रूप ले लिया। ठीक है, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, यानी कि यह टकराव जो है युद्ध, मतलब गृह युद्ध, सिविल वॉर यानी किसी देश में लोग आपस में लड़ने लगे, उसमें जो है बदल गया। आगे देखिए। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, यानी कि इसका जो परिणाम क्या हुआ कि दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे गए इसमें। ठीक है, आगे देखिए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। इसमें दिया क्या है कि अपने मुल्क से बहुत से जो परिवार थे अपने मुल्क से भागकर क्या शरणार्थी बन गए, यानी कि किसी कैंप में किसी दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन गए कि दूसरे देश से भाग के आए हम जान बचाने के लिए, तो शरणार्थी बन गए। और इससे क्या हुआ कि कई गुना लोग जो हैं रोजी रोटी जिनकी चौपट हो गई। और मतलब इसमें ये भी दिया है कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक पहले अध्याय में कि हमारे मतलब अभी तो मतलब इकोनॉमी में दिया है कि पहले पाठ में क्या है, मतलब अभी आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो पता चलेगा। ये आगे देखिए क्या दिया है। अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंस रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज अ टेरिबल setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009, यानी कि क्या कह रहा है कि आपने जो है कक्षा 10वीं के जो अर्थशास्त्र है ना उसमें आप पढ़ेंगे कि जो हमारे क्षेत्र के देशों में जो आर्थिक और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। यानी कि अगर आप जो चैप्टर 1 पढ़ेंगे इकोनॉमी का तो उसमें आप दिखाएंगे हमारे आसपास में जो देश हैं उनमें जो श्रीलंका का जो विकास है, आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के जो गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर हुआ उससे मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। और ये जो सिविल वॉर है ये कब ख़त्म हुआ? 2009 में। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक अच्छा खासा देश जिसका जो है इकॉनमी अच्छी थी, एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल, किसी भी देश में आप सबसे अच्छी चीज़ कोई भी देश कंट्री जो डेवलप कंट्री वहाँ पे आप जाके देखिएगा वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। गवर्नमेंट की वो एजुकेशन पॉलिसीज़ होगी अच्छी होगी, गवर्नमेंट का हेल्थ होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि किसी भी देश में डेवलप कंट्री में अच्छी होती है और श्रीलंका में ये था। लेकिन श्रीलंका ने अपनी जो नीति बनाई बहुसंख्यकवाद का, जिससे आपस में देखिए आप किसी को भी लड़ाएंगे, मारेंगे, उसको कुछ दिन तक वो डरेगा, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भले 2 रहता है सामने 10 रहता है, बोलता है यार जब हम लोग को घुट के ही मरना ही है तो ये लड़ के मरे। जब वो लड़ने की सोचता है ना
तो फिर किसी भी जगह पे वो बहुत बर्बादी होता है। क्योंकि एक इंसान जो सोच लिया कि मुझे मरना ही है, मुझे कुछ नहीं करना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इससे क्या होता है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर मैसी लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, देश में लड़ाई होती है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। क्योंकि उन्होंने कुछ, किसी भी घर में आप देख लीजिए कि आपके घर में 10 भाई बहन हैं, अगर 5 भाई बहन या 10 लोग 20 लोगों का परिवार है, उसमें 1-2 लोगों के मन का काम न किया जाए, बार बार उनको इग्नोर किया जाए, जो उनको पसंद हो वही चीज़, जो उनको ना पसंद हो वही चीज़ बार बार किया जाए, तो उनके अंदर गुस्सा पैदा होगा। धीरे 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 वो एक लेवल तक जाके वो बम की तरह फूटेंगे और घर में एकदम तबाही मचा देंगे, पूरा घर में आपस में सब लड़ाई झगड़े में। तो वो घर क्या होता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसको संभलने में टाइम लगता है। तो यही होता है बहुसंख्यकवाद। ऐसी सरकारें जो आपको 2 लोगों के बीच में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी के भी बीच में नाम पे नफ़रत फैलाएं, वो समझ लेना कि आपके देश के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पावर, अपनी सत्ता को बचाने के लिए मेजॉरिटी को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो लोग हमारे तरफ रहें, हमको वोट देते रहे और हमेशा हम पावर में बने रहे, भले ही कुछ करें या ना करें। ठीक है। तो इसका जो अगला अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की समझदारी